जय हिंद, सभी को नमस्कार। नानक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं विश्व भूगोल की क्लास में। और विश्व भूगोल में सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे एक टॉपिक दे रखा है। जो टॉपिक है बहुत तकलीफ करता है। तकलीफ कैसे करता है? क्योंकि ये टॉपिक अपने पढ़ते नहीं है, ये छोड़ देते हैं। और 2022 के एग्जाम में प्रश्न कम से कम 3 या 4 आए थे इस टॉपिक से। 3 या 4 प्रश्न। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा करंट से रिलेटेड है। करंट को थोड़ा जोड़कर जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 वाली भर्ती में प्रश्न आए थे, तो प्रश्न तो जो है वो इसके आते रहते हैं और ये टॉपिक हम स्किप कर देते हैं। छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक। मैंने कहा था ना, अपने रैंकर्स हैं और रैंकर्स जो होते हैं वो कभी कोई चीज़ को नहीं छोड़ते। तो ये पूरा टॉपिक 2 क्लासों में अपने पूरा हो जाएगा और इसके मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको करवा दूंगा, ठीक है, टॉपिक होने के बाद। तो अच्छी तरह से समझना, ये समझ का टॉपिक है। अगर आप जितनी समझ विकसित करोगे इस टॉपिक पर, उतने ही प्रश्न जो है वो आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण और इसके प्रभाव। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है भाई? ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब ये कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। क्या सर इसमें केवल धन की या आर्थिक घटना ही होती है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। इसमें केवल धन की घटना नहीं होती है। इसमें सामाजिक सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इनके साथ साथ इसके अंदर जो है वो लोगों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इंसान भी एक देश से दूसरे देश जाता है और वहां अपनी छाप छोड़कर आता है। छाप बोले तो संस्कृति के मामले में आ जाओ, भाषा के मामले में आ जाओ, या अपनी संगति का असर। कहते हैं ओके मैंने कि गोरा में बैठा है या काला में बैठा है, रंग को नहीं आओगे, लेकिन उसकी जो संगति है वो जरूर आ जाएगी। तो बात है। चलो करें, चलो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चर्चा करते जाएंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने नाम आया वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण, सबसे पहले ये वैश्वीकरण जो शब्द है वो दिया था रॉबर्टसन ने। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया। इसे वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे वैश्वीकरण का जनक किसे कहते हैं, ये रॉबर्टसन जो था ना, ये वैश्वीकरण का जनक ही था। इसी ने बताया था कि मतलब क्या हो रहा है दुनिया में और किस प्रकार से जो दुनिया है वो जुड़ रही है। अब जैसे आप एक चीज नोट करो, हमने जींस पैंट पहनना शुरू कर दिया। क्या रियल में हमारा पहरान जो है वो जींस पैंट है क्या? आप कहोगे नहीं। तो अब यही मान लो आप, अगर हमने जींस पैंट पहनना शुरू किया, आज का कल्चर देखो, ये थोड़ा अंग्रेजी कल्चर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और कपड़े भी देखो किस प्रकार से अंग्रेजी कपड़े भी यहाँ चल चुके हैं, अब लगभग मात्रा में देख रहे हो आप। थोड़ा दिल्ली वगैरह में जाओगे तो आप और भयंकर मात्रा में देखोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वैश्वीकरण तो हुआ है नहीं हुआ है, बिल्कुल। विश्व के सभी बाजार, मतलब इसकी परिभाषा देखें तो विश्व के सभी बाजार एकजुट होकर कार्य करने की प्रक्रिया को, या दुनिया के विभिन्न देश के मध्य परस्पर तीव्र जुड़ाव, संस्कृति व विचारों का आदान प्रदान, मजबूत अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रयास को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण का दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हो, भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? भूमंडलीकरण। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा आप। विश्व के सभी बाजार एकजुट होकर कार्य करेंगे। यहाँ दुनिया की विभिन्न देशों के मध्य परस्पर तीव्र जुड़ाव बढ़ेंगे। जुड़ाव जो बहुत तेजी से जो बढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो सुनो, अगर अपने कोई चीन का, यूएसए का या अमेरिका कनाडा जो भी है, अगर उनसे हम फोन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलो भारत में उस फोन की सेलिंग जो वो अच्छी हो रही है, तो उनका लगाव, उनका झुकाव जो है वो भारत की ओर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि भारत उनको पार रहा है। भारत के अन्नदाता है वो, है या नहीं? तो वो बात है। अब जैसे हमारे अन्नदाता कौन हो? हमारे अन्नदाता आप हो। हमारे अन्नदाता जो है, ये सिस्टम चल रहा है सारा, ये आपकी बदौलत ही चल रहा है। तो वही बात है। अब वो इनकी ओर झुकाव होगा। अब मैं सारा दिन किन झुकाव रखेंगे, तारी और झुकाव रखा सारा दिन। देखो, एक जो है वैश्वीकरण का मतलब आप ये समझ लो बात, कि बस एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। क्लियर? नोट, नोट की अगर अपने देखें तो ये चीजें याद रखना। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्ड
डाइजेशन शब्दावली को जॉर्ज रिटजर ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? जॉर्ज रिटजर ने। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को जो गढ़ा था उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज रिटजर। ये जो है वो किसको, भूमंडलीकरण के संदर्भ में इन्होंने ये गढ़ा था शब्दावली को। भूमंडलीकरण या आप बोल सकते हो वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से जोसेफ स्टिग्लिट्ज संबंध किया था। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने संबंध जो किया था, जो गढ़ा था, वो किसको लेकर? वैश्वीकरण को, अमेरिकीकरण को लेकर जो है वो इन्होंने ये बात जो है वो गढ़ी थी। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट लगा के लिखिए। 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रट लेना। भूमंडलीकरण को मैकडोनाल्डाइजेशन ने, जॉर्ज रिटजर ने गढ़ा था इसको, इस शब्द को। अमेरिकीकरण से किसने गढ़ा था? ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने जो है वो गढ़ा था। क्लियर? चलिए आगे। आगे अगर अपन बात करें तो सुनो ध्यान से। वैश्वीकरण होने के क्या क्या कारण थे? वैश्वीकरण होने के क्या क्या रीजन थे, कारण थे? वैश्वीकरण के कारण देखें तो यह कहना गलत नहीं है कि वैश्वीकरण की शुरुआत तब हुई जब आदि मानव ने यात्रा करना शुरू कर दिया। तो सर ये बताओ, आदि मानव जो थे उन्होंने यात्रा करना शुरू क्यों किया? देखो, इंसान को आपने बहुत रूप में देखा है। आज तो इंसान बहुत ज्यादा विकसित हो गया है और आगे भी बहुत भयंकर लेवल पे विकसित होगा। आपने ये बात सुनी होगी कि मानव जन्म का जो केंद्र माना जाता है वो अफ्रीका को, ये जो अफ्रीका है ना, इसको मानव के उद्भव का केंद्र माना जाता है। मानव के उद्भव का केंद्र, मानव के उद्भव का केंद्र किसे माना जाता है? अफ्रीका को। अब मान के चलो जैसे अफ्रीका में कुछ लोग इस बेल्ट में रह रहे हैं, यानी कुछ मानव यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं। शुरू की बात बता रहा हूँ, आदि मानव की काल की, कुछ यहाँ रह रहे हैं। अब घटना ये होती है कि जिस इलाके में ये लोग रहे थे, अभी इन्होंने खाना शुरू में क्या शुरू किया था? कच्चा मांस खाया करते थे, और कच्चा मांस धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर इन्होंने वो पेड़ पौधों वाली सामग्रियां खाना शुरू कर दिया, है या नहीं? अब कच्चा मांस सर कैसे खत्म हो सकता है? मेरी बात सुनो। इस बेल्ट की कोई सीमा होगी, ठीक है, मान के चलो जैसे ये सीमा है। अब इसके अंदर जानवर भी सीमित होंगे, ऐसे तो है नहीं। मतलब एक क्षेत्र है, उसके अंदर जानवर भी सीमित होंगे। तो वो जानवर प्रतिदिन मार रहे हैं, एक जानवर को, दो जानवर को। अच्छा, एक दो को तो एक जना मार रहा है। अब सोचो वो कितने लोग रहते होंगे। वो डेली इस प्रकार से जानवरों को मार रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो ये जानवर खत्म होंगे होंगे। अब जानवर खत्म हुए तो ये जो है पेड़ पौधों की तरफ जो फल फ्रूट है, सब्जियां वो थी, वो खाने लगे, पत्तियां खाने लगे। अब वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बोते थे नहीं, उगाते थे नहीं, बस खाना खाना जानते थे। अब इस प्रकार जब ये चीजें यहाँ पर अभाव हुआ खाने पीने का, तब इन्होंने थोड़ा आगे की ओर प्रवाह किया खाने की तलाश में। ये जो इधर उधर बढ़े थे, ये किसकी तलाश में बढ़े थे? खाने की तलाश में। और ऐसे ऐसे कर कर जब ये दूसरी देशों में गए, दूसरे स्थानों पर गए, तो यही था वैश्वीकरण, यानी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। अब वहां पर गए तो इस मान लो नए क्षेत्र में गए अफ्रीका से बाहर, तो वहां जाकर इन्होंने अपने रंग रूप दिखाए। ठीक है, रंग रूप दिखाए। वहां के मान लो कुछ लोग और रहते होंगे, तो उनमें इनके गुण आए या उनके गुण इनमें आए। तो इस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो बढ़ा था। ये आगे गए और इस प्रकार से इन्होंने पूरा ये अपना ज्ञान यहाँ फैलाया, इनकी भाषाएं फैली, इनके जो रहन सहन थे वो फैले। ऐसे ऐसे करके आप देखोगे आज इंसान का एक नया रूप आप देख पा रहे हो सारे। हर प्रकार से अपने आप को जो है वो इंसान डाल सकता है हर रूप के अंदर। वो वैश्वीकरण की वजह ही हुआ है। वैश्वीकरण देखे तो अच्छी बात भी है और वैश्वीकरण देखे तो बुरी बात भी है। अच्छी बात कैसे है, बुरी बात कैसे है? अपने भारत में 2015 के बाद बहुत तेजी से वैश्वीकरण हुआ है। 2015 से पहले आप देखोगे ना, तो आपको वो चीज इतनी बेहतर सुडौल नहीं मिलेंगी। 2015 के बाद थोड़ा थोड़ा आप ये अनुभव करोगे सर, फॉरेन में जो चीजें होती थी ना, वो हमारे होने लगी हैं। अब आप देखो, हम सूरतगढ़ के अंदर ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, सूरतगढ़ में अच्छे अच्छे मॉल बन गए हैं। अच्छे अच्छे मॉल कहाँ होते थे? अच्छे अच्छे मॉल जयपुर में होते थे, या अपने कोई बड़ी राजधानी में जाए वहां हुआ करते थे। अब वो चीजें सामान्य स्तर पर आने लगी हैं। ठीक है, सूरतगढ़ राजस्थान की एक तहसील है, तो वो चीजें यहाँ आने लगी है। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, वैश्वीकरण तो
हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हो सकता है कुछ समय में यहाँ पर और बड़ी चीजें आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ जो है फॉरेन कंट्रीज में होता है, जो सामान्य शहर होते हैं वहां भी आपको मॉल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे, है या नहीं? बिल्कुल। तो देखो, तो आदिमानव ने यात्रा करना शुरू किया तब से ही हो रहा है। आधुनिक तकनीकी की बदौलत व्यवसाय दुनिया भर में वितरित कार्यबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कार्यबल। और इन्हीं तकनीकी और राजनीति और आर्थिक संरेखन ने वैश्विक विस्तार को आसान बना दिया है। किसने भाई? व्यवसाय पन्ने, जो व्यवसाय करते हैं या कार्य करने के लिए तो लोग जो है वो भारत से कनाडा जाते हैं, कनाडा वाले तो किया हुआ है भारत रिजर्व हुआ है बड़े। तकनीकों को और राजनीति आर्थिक संरेखन ने वैश्वीकरण के विस्तार को। अब देखो, जो राजनेता है वो विभिन्न विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं। अब तुम सोच रहे हो घूमने जा रहे हैं, अरे घूमने नहीं जा रहे, वो वहां देखने जा रहे हैं कि जो है दूसरे देश में वो किस प्रकार से जो काम है वो किया जा रहा है, वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां पर सरकारें काम कैसे कर रही हैं, वो चीजें सीख रहा है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बात बताऊं तो याद रखना, जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के मामले में देखो आज, अब पहले ये देखो, अब मेरे इससे बड़ा मतलब क्या उदाहरण होगा? एक बंद कमरे में मैं पूरे राजस्थान, पूरे भारत में फैल रहा हूँ, सिर्फ एक बंद कमरे में मुझे पूरा भारत सुन रहा है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? बिल्कुल गुरुजी सुन रहे हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? बिल्कुल सुन रहे हैं। तो सोच के देखो, मैं सूरतगढ़ से क्लास ले रहा हूँ, आप तक पहुंच रही है। तो ये क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी। और आप मेरे मन की बात, जो फीलिंग्स है वो शेयर करता हूँ, वो भी आप तक पहुंच रही है। प्लस मैं आपको यहाँ दो तीन बातें बताऊंगा, वो भी आप ग्रहण करोगे। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है या नहीं? दूर संचार, टेलीग्राफ या इंटरनेट, ओहो, इसने तो, मैं कहता हूँ भाई साहब, इतना खतरनाक तरीके से मामला खराब किया है, खराब किया है, बढ़िया नहीं किया। बढ़िया करने वालों के लिए किया उद्योगों, जो अमीर लोग थे उनके लिए ये काम बढ़िया हो गया। जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास थे, उनके लिए काम, क्योंकि उन्होंने कोई चीज खेल लाग रहा है ऐसा, रील्स देख रहे हैं तो धड़ाधड़ 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 जाने दो 300 तक, 400 रील्स भी देख लेंगे बैठे बैठे, 3 घंटे भी लगा देंगे। इससे अच्छा एक मूवी देख लेना 2 घंटे की, संतुष्टि तो होती है। और इनमें क्या मिला, पूरा दिन टपा देगा 2 घंटे वो मूवी, मतलब संतुष्टि ऐसे की खत्म तो होती है, का तो अंत भी नहीं है रील्स का। अरे सोच के देखो, एक दौर था जब 1G था, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ने कॉलिंग की सुविधा दी थी कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कॉल कर सकते हो। सर यूं पहला क्यों? तो यूं पहला कुछ नहीं था, इससे पहले था डाकिया रे मारो कागज लिख दे, लिखूं परवानो मारे साजन ने। अब डाकिया, अब सोच के देखो, एक व्यक्ति के दिल की बात, ग्लोबलाइजेशन कितना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति की दिल की बात पहुंचने में 3 4 7 8 दिन का टाइम लग जाता था। ये वो गाना है डाकिया, उसमें देखना वो कितने मतलब और पढ़े लिखे भी नहीं थे ज्यादा लोग, वो डाकिया पढ़ा लिखा होता था। वो पहले डाकिया को फीलिंग बताती थी, मन की बात बताती थी। नाम सूरजमल, काम नवलगढ़, सांवली सूरत मारे साजन की। मतलब उन्हें पूरी कहानी, अब वो ऐसे बताया करते थे कि ऐसे इस प्रकार से वो है, और उसके लिए लिख। अब वो खत लिखता है कि इसको भाई तेरी याद आ रही है, इसको तो नींद ही नहीं आती, इसका तो मतलब मन ही नहीं लगता है, ऐसे वैसे। और लास्ट में जैसे ही वो फोल्ड करता है तो वो अपनी आंख का जो आंसू है वो उसके ऊपर लगाती है, मतलब उसके भाव, उसकी फीलिंग देखो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है समय का बदलाव हुआ, शायद 1995 में इंटरनेट आया था भारत में, 1995 के अंदर। ठीक है, लेकिन उस समय तो जानते नहीं थे लोग। आपा मैं था अपना भी आऊंगा, देख ही रखो। अब 1G आया तो 1G के समय जो है सिर्फ और सिर्फ क्या सुविधा दी गई? कॉलिंग की, कि अब कॉलिंग पीटे पीटे बहुत गई है कई, क्योंकि मैसेज थे नहीं, कॉल करते थे, खाना खा लिया। अब घर वाले पास सुते होते थे, पता लगे तो घर का थापा पीटता। फिर धीरे धीरे थोड़ा ये मामले ज्यादा बढ़े, तो सर जो ये कंपनियां थी इन्होंने कहा कि नहीं यार, इनको बचाए, नहीं तो ये मर जाएगा एक आधा घर का। तब ये लेकर आए 2G। 2G के अंदर कॉलिंग के साथ साथ इन्होंने सुविधा दे दी थी मैसेज की, कि अब आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, मैसेज वो नहीं व्हाट्सएप वाले, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। सोने बाबू ने थाना, अब ये मैसेज में चलने लगी बातें, मैसेज में रात रात लागे रहेगा।
बीटेम कहीं पकड़ा गया, फिर पिटे ना टिका के। प्लस मैसेज में वो, इनको कंपनियों को लगा कि मैसेज में वो फील नहीं है कि ये महसूस कर सके कि हाँ मेरे सामने ही खड़ी है। तब ये लेकर आए 3G। और 3G में इसके साथ साथ इन्होंने सुविधा दे दी वीडियो कॉल की। अब देख लो बाबू को खाना खाते हुए। जैसे ही 3G आया उसके अंदर इन्होंने सुविधा क्या दी, वीडियो कॉल की, कि अब आप देख सकते हो कि वो खाना खा रही है नहीं खा रही, वो कर क्या रही है। और थे वीडियो कॉल में फिर छत पे जा, अब तू ये देख वो कर, सारो 3G देखो। अब इसके बाद आया 4G। और मुझे पूरा पूरा यकीन है आपसे बेहतर इस कमरे में, इस लाइब्रेरी में, इस घर में कोई नहीं जानता। यूज किया है 4G का, हर प्रकार की सुविधा, सुविधा बोलो यानी कि जो भी बोल दो 4G। अब 5G और आ रहा है, और बैठो बिठाओ देखो कहीं आगा है या नहीं। आप एक चीज सोच के देखो, हम इतने बड़े हो गए, ओके, मुझे आज भी याद है हमारी पूरी क्लास थी 12th। ज्यादा मैं कोई ऐसे नहीं है कि सदियों में पुरानी की हुई है मैंने 12वीं, है ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कब की है, ठीक है। अभी की है तुम्हारे, मान लो 1-2 साल पहले कर ली होगी, ज्यादा अंतर नहीं है, ये 1-2 साल बाद कर ली होगी। तो जब फोन नाम की कोई चीज ही को नहीं, और फोन होता घर में एक ही होता था, पहला तो बेचाल था, हेलो, STD आ रहा फोन। उसके बाद फोन आए कीपैड, और कीपैड फोन भी होते थे बिना गाने वाले, या नोकिया हो गया वो बेचाल था। और नोकिया फोन भी मैं 1,000 रुपया का तो भी टाइम, उस समय 1,000 बहुत ज्यादा होते थे रुपए। अपना ना 2 रुपया मिलता खाना, पूरा दिन खाता चीज 2 रुपया की, 1 रुपये मिलता कई बार तो, है को नहीं। अब वो नोकिया फोन था, उसमें गाने नहीं चलते थे, वो तो चलो सामान्य, हर घर में एक फोन मिलता था वो। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे ही बदला, तब फोन आने लगे गाने वाले। और भाई साहब जिसके पास गाने वाला फोन था ना, वो मोहल्ले का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। सारा बारात के पीछे हो जाती, अरे भाई गाना सुना दे, अरे भाई गाना सुना दे। और ऐसे करते करते टाइम बीता, और हम 12वीं में हुए। 12वीं में हुए तो एक लड़का था हमारी क्लास में, वो फोन लेकर आया था गाने वाला। तो भी टाइम बहुत चाव हो, ठीक है। तो फिर मैं घर जा जिद कर ली कि मैंने भी गाना रो फोन दिलाओ। घर का पहला पीटे होगा दिमाग इतना फोन, फिर घर का अंतर सागी मार पीटे तो चल टाबर है, कई देर होगी, घणी मार खाली। तो फोन तो के दुआ, MP3 चलती बी टाइम, 300-350 रुपए की MP3 आती थी, और उसमें कार्ड लगता था। तो घर का बहुत दुआ के लाया, और वास्तव में मुझे आज भी मतलब उस समय इतनी खुशी फील हुई थी MP3 लेके। और आज इतने महंगे फोन लेकर भी इतनी खुशी नहीं हुई जिस समय वो MP3 लेकर खुशी हुई थी। MP3 जब मैंने ली थी, तो पूरे हमारे गली वाले जितने लड़के थे ना, सारे मेरे पीछे आ गए थे। और वो मुझे कभी क्या खिला रहे थे लाकर, कभी क्या खिला रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि माना हाथ लगाने दे और मतलब सुना दे। और मैं एक इतना मतलब राजा बना हुआ था उस दिन, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। हाँ हाँ। तो वो एक अलग ही मतलब लेवल होता है। अब क्या हुआ, अब सोच के देखो, एक टाइम वो था, ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है, यही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको, मतलब चीजें तो बदली हैं। अब आप ना, ये चीजों का नुकसान कैसे है। अब जैसे अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, टाइम। देखो जितना टाइम का आप सदुपयोग करोगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और जितना इसका दुरुपयोग करोगे आपके लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो समय तो आपको बदलेगा, और समय जब बदलेगा तो वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब क्या हुआ, अब देखो आप थोड़ा सा ना अपने घर पे नजर मारो, आप दूसरा ने क्यों देखा, अपने घर में ही देखा। मैं खुद देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लगभग क्या एज के, 2 वर्ष से 6 वर्ष की एज के, मैं इनकी कहानी बता रहा हूँ तुम्हें, अपने घर में भी है। एक तो वो गलत सिस्टम चालू है, इनको आप कह के बोलना। मुझे याद है मेरे पापा मम्मी ने मुझे आज तक आप नहीं कह के बोला, जब तो वापस सिर पर चढ़ा को नहीं। अब इतना इतना है, उन्होंने बोले आपने थाना था लिया, अरे मैं बोलेगा मारो थपेड़ा। और 3-3 रात ने 12-12 बजे तक, 11:30 बजे तक फोन चलावे, या चला रही है, जो भी है, लड़का है लड़की है। और वो भी क्या देखते हैं, यूट्यूब पे रील्स। अब सोचो, यूट्यूब है, कुछ भी चीज आ सकती है आगे, कि जरूरी थोड़ी है कार्टून आएंगे। और सोचो वो 2-3 साल में बच्चे में कैपेसिटी बहुत होती है सीखने की। अब वो उस समय जब उसके शरीर का अच्छा निर्माण हो रहा है, ठीक है, उसका दिमाग का विकास हो रहा है, तब वो ऐसी चीजों को देखकर विकास कर रहा है।
तो आप उससे क्या उम्मीद लगाते हो? आप तो ये सोचते हो कि तो समझदार बन गए हो, फोन चला ले राजी और वहां देखे। अरे दिमाग खराब हो रहा है उसका। और प्लस जैसे आज आज हम बने हैं, हमारे शरीर का कदे आईना में खड़े हो गए, देखो अपना चेहरा, अपनी हाइट, ये एक अलग सी दिखेगी। ठीक है। और वो जो बड़े होंगे ना, उनमें मुझे नहीं लगता सीधो बुढ़ापा होगा बिन में। अब आप सोच के देखो, आपा किया शारीरिक खिलड़ा, मतलब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, बेग रखा, खेलने जाना, पूरी एक्टिविटीज की हुई है, जिससे क्या है, अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से, मतलब जो शरीर है वो अच्छी तरह से विकसित हुआ है। और प्लस अब बीमार भी बहुत कम होते हैं। इसके पीछे पता क्या कारण होता है? कि अपने ये जो मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, अब बीमार कीटाणु से बीमार होते हैं। तो ये कीटाणु इतने अपने शरीर के अंदर इकट्ठे हो चुके हैं कि अब लड़ने की इतनी क्षमता हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो, दिल्ली वाले जो लोग हैं ना, वो सरवाइव कर रहे हैं वहां। अपने वाले लोग 10 दिन वहां दिक्कत होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको उसका माहौल जो है वो मिला, मतलब उस माहौल में रहे हैं वो। तो वो इतनी जो पोल्यूशन है वो झेल सकते हैं, और हम नहीं झेल सकते, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो यहाँ ठीक है, इस एरिया का, इसलिए। तो प्लीज आपके घर पे अगर छोटे बच्चे और वो इस प्रकार से कर रहे हैं, तो कमरा में अकेला ले जाए पिट्टो बिना ने। और ये फोन का जी देख लीजिए, फोन का हाथ लगाए दो, कान काट दूंगा तेरी। क्योंकि बहुत नुकसानदायक चीज है ये, बहुत भयंकर नुकसानदायक। आप खुद देखो, हमें इतना नुकसान इतने बड़े बड़े हैं, तो इसकी लत से नहीं बच रहे हैं। और अपने ने 12वीं तक तो फोन नहीं लिया था, और मैं गारंटी से कहता हूँ वो 8वीं 10वीं क्लास में हो जाएंगे ना, फोन ले लेंगे। 8वीं 10वीं में फोन ले लेगा। अब तुम ये उम्मीद करते हो क्या कि ये भारत को विकसित करेंगे? हो गए विकसित। इनके लिए अपने बचा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने दे रहे, इनके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा ट्री लगा रहे हैं। अरे पिंगल जाने दो, मर जाने दो इनको। ये सोचे क्यों नहीं आगे, मतलब करनो की है, करनो की ना है। लगभग 90 बच्चे ऐसे, 90% बच्चे, 10% छोड़ो, 10 के मैं तो 95% बच्चे ऐसे हैं, 5% को छोड़ो आप, तो इन चीजों से मतलब बचे हुए हैं। बाकी घर का तो राजी हो कि और देवे फोन, तो वो चीज ठीक है। ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन इसकी हानि हानि बताऊंगा तब पता लगेगा गुरुजी, इतनी भी हानि हो सकती है कैसे, देखते चलिएगा। अभी इसका एक रूप शुरू हुआ है, आगे आगे देखना। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बनेगा। ये मान लो किसी देश में वित्तीय आपात लग गया, कोई भुखमरी आ गई, तो दूसरा देश उसकी सहायता कर देगा, क्योंकि उसको सूचना मिलती रहेगी, है ना। उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? अब जैसे श्रीलंका में आपात लगा, कदे वित्तीय आपात लगा था, तो अपने को कभी पहले कोई भी घटना होती थी कोई देश में पता लगती थी, लेकिन आज न्यूज़ है, फोन है, उसके माध्यम से पता लग जाती है। ये काम तो चलो अच्छा हुआ है हमने, हम या हमारे पे कभी कोई विपत्ति आए तो हम उनकी सहायता करें, वो हमारी करें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बनेगा। आर्थिक समानता भी जो है, मतलब पैसे के मामले में जो समानता है सारे देशों में, वो बनेगी। ठीक है। कोई देश गरीब नहीं रहेगा। चलो मान लेते हैं ये बात भी ठीक है। विश्व में बंधुता की भावना का विकास होगा। ठीक है। अब जैसे इनसे हमारा मिलना हुआ किस लिए? तो हमारे भाई बंधुत्व वाला सिस्टम है वो अच्छा बना, वरना कभी हम मिल नहीं पाते। कभी ऐसे ही रहते कि राजेंद्र जी कभी मिलेंगे, है या नहीं, मोहित जी भी कभी मिलेंगे, लेकिन वो कभी क्या, वो मिल ही गए, किस लिए? ग्लोबलाइजेशन के कारण। आगे, विकास हेतु नवीन साझेदारी। देखो, चीजों का विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम को, अच्छे अच्छे लोगों को, शानदार शानदार लोगों को साथ जोड़ेंगे, तो वो चीजें विकसित होंगी, विकासशील में शामिल जो है वो विकसित भी होंगी। ठीक है। तो ये इसके क्या थे कुछ उद्देश्य। ठीक है, इनको समझना है और नोट्स बनाओ तो देखो, मोस्ट बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, वैश्वीकरण के प्रभाव देखो, मतलब इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैसे के मामले में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैश्वीकरण का विश्व की आर्थिक स्थिति पर बेहद सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। ये अच्छी बात है कि पैसे के मामले में विश्व स्तर पे अगर अपने बात करें तो बहुत अच्छा। जैसे मैं प्राचीन काल से बताता हूँ, जब बास्को डी गामा और ये आ रहे थे पुर्तगाली, तो यहाँ से ये जो मसाला वगैरह लेकर जा रहे थे दक्षिण भारत से, ये वहाँ 60 गुने ज्यादा मुनाफे में बेच रहे थे। तो पैसे के मामले में तो शुरू से लेकर आज तक अच्छा प्रभाव देखने को मिला ही है। अब हमारी कोई चीज़ जो है वो वहाँ बिक रही है, और या उनकी चीज़ हमारे यहाँ जो वो बिक रही है, बाकी उनकी चीज़ें बिकती है। अब वापलो तो 100 बाट बल्लभ है, कोई को खरीदे ना, जी काट दे जो खरीद लेता है इसको, बिल भरेगा तो पता लग जाएगा उसको। अब ये चाइना के बल्ब आते हैं 3D, देखो 9 9 7 7 वाट के होते हैं, तो लोग किसे खरीदेंगे ज़्यादा? 100 वाट को खरीदेंगे क्या? लेकिन फिर भी हर घर में 100 वाट मिल जाएगा, क्योंकि सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो वाली बात है। वैश्वीकरण का विश्व की आर्थिक स्थिति पर बेहद सकारात्मक प्रभाव देखा गया। वैश्वीकरण के अस्तित्व में आने के बाद
वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई है। एक तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ये वैश्वीकरण आने के बाद आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, ये प्रश्न आता है। तो याद रखना वृद्धि हुई है। क्या हुई? क्योंकि सकारात्मक प्रभाव है तो क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि। ये प्रश्न याद कर रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। विश्व भर के कई देशों की स्थिति में सुधार आया है। वैश्वीकरण को आर्थिक विकास की दृष्टि से भी देखा जाता है। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियों को निर्धारित करते हैं। यानी ये जो पैसे मामले वाली जो नीतियां हैं उसको निर्धारित करने वाले कौन है? आईएमएफ है और डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। और एक विश्व बैंक भी है, वो भी आर्थिक मामले को जो है वो देखता है, ठीक है। तो ये बात याद कर लेना। अभी आप है ना वैश्वीकरण अभी अपने एक टाइम में और पढ़ेंगे आगे, फिर वहां थोड़ा और बेहतर समझोगे। अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मोटी मोटी बातें जो है वो बता रहा हूँ कि आपको एक समझ हो जाए इसकी। अब अब इसके बात करते हैं अपने राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या? इसके चार पक्ष थे, मैंने कहा चार प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो हमने वो आर्थिक पढ़ा और उसमें वृद्धि हुई है। अब राजनीतिक प्रभाव में देखते हैं क्या कुछ हुआ है। वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रीय राज्यों में देखा गया है, राष्ट्र राज्यों में देखा गया है। इससे तकनीकी क्षेत्र में अव्वल राज्यों के नागरिकों के जीवन प्रणाली का स्तर मूल रूप से बढ़ा है। बढ़ा तो है ही। 2015 में दो भाई होता ना घरे तो उन्होंने एक जैसा कपड़ा जो आगे लेके आता, और अब जो है वो भाई अलग लेके आएगा, वो अलग। और पहला जब ब्याह में जाता तो गुरुजी थाने याद है कि स्कूल आ रहा बूट पर आगे ले जाता कि कालिया बूटे पैर ले। और आजकल देखो छठी पांचवी क्लास का बच्चा, अरे उससे भी छोटा बच्चा है ना, उसको भी बूट अलग मिलेंगे, कपड़े अलग मिलेंगे, और मतलब क्या स्टैंडर्ड कर दिया है। सम थे पहले भी वही और है आज वही। आँखा में ये काला डाल देता जी, फांसी दिन और जला दूँ, रो रो के नीचे आ जाती, आँखा काली हो जाती है को नहीं। तो और आजकल वे बच्चे, वो बच्चे जो है वो डलवाते नहीं है। डलवाएंगे तो वो बोलेंगे कि वो डालो, वो आंटी टीवी में आती है जो कहती है कि पानी में भी नहीं उतरेगी, वो वाली कलश डालो काजल मतलब। इसके अलावा विश्व में सूचनाओं के आदान प्रदान के तीव्र होने के जीवन सहज होता देखा गया है, ठीक है। तो सहज तो हुआ ही है, लोग समझ गए हैं बातों को, छोटे बच्चे भी बहुत तेजी गति से समझ गए हैं बातों को, ठीक है। और प्रेम पुरुम का चक्कर में पड़ के दुख दर्द सारे झेल लिए एक साथ ही इन्होंने इसी उम्र में, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव, लेकिन एक एक चीज और है, इसका एक नुकसान ये भी हुआ है ना कि इन्होंने थोड़ी मार वगैरह खाई नहीं। अब इनको देखो घर वाले धमकाते नहीं है बिल्कुल भी। वैश्वीकरण का माहौल देखे कि अंग्रेज अपने बच्चों को नहीं मारते तो हम भी नहीं मारेंगे। तो एक अब मान तो बड़ा पिटड़ हुआ टिका टिका के, मतलब जो ही कदे चाचा का ताबा के चाचू तोड़ दियो, ताऊ का ताबा के ताऊ, मामा का गया मामा, मम्मी का के कई बार मम्मी टेक देती झाड़ू वगैरह, पापा मम्मी थप्पड़ प्यारू प्यारू के गुस्सा में भी खाए है। आपने भी खाए हुए हैं, चाहे मिन्नत है ना बताओ, लेकिन मैं सब समझता हूँ तुम्हारी भावना। अब मेरी बात सुनो, अब अपने इतने सेंसिटिव नहीं है। मतलब अब अपने को पता है कोई आज भी कोई थप्पड़ मार देना तो मतलब घर वाले कोई कह दे कुछ तो चल ठीक है यार, परिवार वाले हैं कह दिया, सुनने की ताकत है। लेकिन ये बच्चे इतने सेंसिटिव है, इनको कुछ कह दो ना मरने भागते हैं सीधा कि मैं घर छोड़ के नहीं कर रहा हूँ। अरे यार मारने मारला टेम होता था मर जाता थे, है या नहीं। और हम तो जैसे दिन में पीट लिया और सामने रोटी और खाता बैठिए सागे। तो एक वो चीज थी, और रोज खाना और नहीं खाते उनको मनाना पड़ता रहा, खा ले देवता 2 दिन हो गया भूखो बैठे हुए। तो वह चीज मुझे तो हंसी आती है वास्तव में, क्या बताऊं क्या वेश विघटन टॉपिक आया सामने। सांस्कृतिक प्रभाव, अच्छा देखो भाषा होगी, रहन सहन हो गया, अब देखो वही बातें आ रही है। बस ये टॉपिक जो है वो समझ गए भाई। आपकी जित अभी मैं प्रश्न कराऊंगा तो आपको पता जितनी अच्छी समझ होगी ना इस टॉपिक को लेकर, जितना खुला सोच सकते हो इस टॉपिक को लेकर सोचो, मतलब प्रश्न तभी सही होंगे, ठीक है। भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि का समन्वय या प्रभाव भी हुआ है। जैसे अब भाषा है, अब देखो मैं जी था एक बात बताऊं, कई बार किसी लड़की से बात की है तो वो कहेगी एक्सक्यूज मी भैया, मतलब फिर तो थे तारो तो दिमाग खराब हो जाएगा, भैया कहीं कह दियो। या आपको सीधा कह दे कभी एक्सक्यूज मी पानी की बोतल लेना, अरे नहीं ला देता हूँ अभी, क्या ये क्या बात है। तो वो एक्सक्यूज मी मतलब पहला कभी को नहीं ये बोलता आओ या हाँ जी, जो भी आपका
हेलो इस प्रकार, हेलो ओ हेलो शब्द भी कठुआए हुए हैं। तो भाषा का भी मतलब आदान प्रदान हुआ है ना। बट मैं ये काम कर रहा था, बट मुझे फिर वो बट, अब वो बट कठुआए हुए बीच में, परंतु या लेकिन पहले बोला करते थे, लेकिन बट बीच में। और बीच में भी, यार मैं ये रात को इतना पढ़ रहा था और उसने मेरी हेल्प की, अब हेल्प कहाँ से आई? मदद भी बोल सकते हैं या सहायता भी बोल सकते हैं। तो ये बीच में जो टोनिंग है हो रही है ना, आपा ही सिखा रहे, अगला कौन सीखा अपनी। आ ना सोचो कोई हिंदी एक आधो मिलना, लेकिन अपने लगभग भारतीय थोड़ा बीच में ये टूनिंग का प्रयोग करते हैं। रहन सहन देखो, रहन सहन तो पूरा ही देखो, अपना पहनानी है क्या? या गुरु जी फिर थे क्यों पैर रखे हुए? मुझे ये बताओ, दुनिया की सारी चीजें मास्टरों के लिए बनी है क्या? तुम घूम फिर के आते हो और लेके आते हो, मास्टर आपने ही क्यों किया है? तो मास्टर मेले में मिल जाए तो, और वो मास्टर मेला में हो। क्यों, मास्टर इंसान नहीं है क्या? आपको ही है क्या सारी जगह जाने का? कोई शादी में चले जाए, और यार तो मास्टर ब्याह में गेड़ो रात ने। सारे कानून, सारी बातें वो अध्यापक के लिए बनी है क्या? कोई अध्यापक बेचारो मंडल खरीद तो मिल जाए दुकान पर, और वो मास्टर बीड़ी। अरे हर इंसान है, कुछ भी कर सकता है बेचारा, तुम भी करते ही हो, है या नहीं? तो वो चीज है। वैचारिक प्रभाव देखें तो ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान शिक्षा तकनीक विचारों का आदान प्रदान। ज्ञान, ज्ञान भी गया है आया है, शिक्षा भी गई है आई है। तकनीकी के मामले में देखें तो चाहे 4G पहले कनाडा वगैरह में चला करते थे, यूरोप वगैरह में देखने को मिलते थे, आज हमारे भी आ गए हैं। ठीक है, चलो, इनका भी आदान प्रदान हुआ है, वैचारिक भी हुआ है और सांस्कृतिक भी हुआ है। चलें आगे। ठीक, अब देखो इसकी हानियां क्या है। कर तो लिया वैश्वीकरण, अब इसकी हानि देखो। वैश्वीकरण के कई लाभ के साथ साथ कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं या हो रहे हैं। हानियां मतलब जो भविष्य के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर सकते हैं। आप मत डरना, खतरो थाना को नहीं हुआ है। क्यों? हम मर जाएंगे तब तक ये चीज होगी। आने वाली जो संतानें होगी ना, अगर वो ढंग से मतलब मेहनती नहीं होंगी ना, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। बस वही है कि वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, कि मतलब जो करेगा वही खाएगा, बस वो वाली बात है। देखो सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, भयंकर लेवल में क्या देखने को मिलेगी, बेरोजगारी में वृद्धि। तुम मत डरना, थाना कौन मिले। अब सोच के देखो, हमारे पिताजी हैं, एक बार उनको देखो घर पे काम कर रहे हैं आज, बढ़िया। 2015 से पहले देखो, जब ग्लोबलाइजेशन बड़े स्तर पे नहीं था, कभी जिंदगी में घर पे ऐसे पैसों को लेकर इतना टेंशन होती थी क्या जितना आज हो रही है? पहले साथ में कम और पैसे कमा रहे थे, लेकिन बढ़िया सुखी संसारिक जीवन चल रहा था, और फैमिली को भी टाइम बढ़िया दिया जाता था। आजकल टाइम फैमिली को भी नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपको एक ये बात सजेशन करूंगा, चलो अपने पढ़ तो लेंगे ही, आप अपने माता पिता के साथ एक अच्छे तरीके से जो है वो पेश आया करें। जब जिसके पास नहीं है उनसे पूछ के देखो, मतलब वो तरसते हैं कि काश मैं ये बात शेयर कर पाता। दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो, हर चीज़, मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप जिनको टाइम दे रहे हो, सब मिल सकता है आपको दुनिया में, सिर्फ माता पिता वो नहीं मिल सकते आपको। आप कोई भी की मतलब आप एक पद पे लगे तो कहोगे, जिस पे हाथ रखोगे ना उससे शादी हो जाएगी आपकी। किसी भी पद पे लग जाना, माता पिता आपके नहीं होंगे कहीं, है या नहीं? तो वो बात है। अगर कोई बन जाएगा तो वो वाला प्रेम नहीं मिलेगा जो अपने माता पिता जो वो हमें देते हैं, ये बात। चलो, तो 2015 से पहले देखोगे तो बढ़िया जीवन था, लेकिन अब इसके बाद देखो, पिताजी तो चलो फिर भी ठीक है, हम बहुत टेंशन में, हम घुसते जा रहे हैं, अंदर अंदर मरते जा रहे हैं। रियल में आप मस्त जीवन जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, आज में जियो बस। ज्यादा मोह माया से दूर रहो, मोह माया को मतलब है ज्यादा पैसों का लालच मत करो। जितना ज्यादा लालच करोगे, जितनी उम्मीदें जुड़ रखोगे, उतने जीवन दुखी होगा, है या नहीं है? अब गौतम बुद्ध ने लास्ट में सारा छोड़ दिया था, अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, ताकि वो सोचे कि मैं अब जीवन में लास्ट समय जो है वो कुछ कर दिखाऊं, कुछ अच्छा करूं जो मेरे लिए बेहतर हो। ठीक है, तो उसने प्रसन्न मुद्रा वाला प्रसन्न जो वो सन्यासी आ रहा था उसको देखकर वो प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। बेरोजगारी में वृद्धि का मतलब क्या है? देखो, वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में जो स्थानीय उद्योग थे, जो छोटे मोटे उद्योग थे, वो क्या हो गए? बंद हो गए। आपको याद है क्या, आप स्कूल टाइम जाता तो वो दादी जी होती थी, या मोहल्ले की जो दादी जी होती थी, वो सेवियां बनाया करती थी आटे की, आज वो बंद हो गई है। पैकेट आता है, पैकेट खाओ खोल कर, खाते भी नहीं है। दूसरी बात, अब वो ओरिजिनलिटी थी, प्लस ये जो
अखबार के कागज बनाए जाते थे, जो कि अखबार रद्दी जो वेस्ट ना हो, मतलब खराब ना हो, उनको उपयोग कर लेते थे। वो बना बना के लिफाफे आंटियाँ, दादी या जो भी भाई साहब वो बेचा करते थे दुकानों पे, वो बंद हो गए। थैलियाँ आ गई है, नुकसानदायक भी है। प्लस टोकरियां बनती थी पहले बांस की, झाड़ू बनती थी खजूर की, खजूर की टहनियाँ तोड़कर झाड़ू, और वो चीज़ें आज सारी खत्म हो गई है। हो गई ना, क्योंकि फूल वो झाड़ुआँ अजीब अजीब टाइप की आज है बाजार में, अपने वो लेके आते हैं। तो इनको नुकसान हुआ ना, क्योंकि हम देखते हैं, अब देखो घर में पोचे कितने डिजाइन वाले आ गए। पहला घरे लीर पाड़ के मार देता पोचो, आजकल 250-300 रुपए के पोचे लेकर आते हैं स्पेशल। तो वैश्वीकरण तो हुआ है, ठीक है। इससे बस ये नुकसान हो गया कि स्थानीय उद्योग थे, जो गरीब था बेचारा वो और गरीब हो गया। जो बेचारा 2 टाइम की रोटी कमा रहा था, वो उनके लिए दिक्कत होगी। घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून बढ़ेंगे। अब देखो ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैश्वीकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, ये जा रहा है। नामी कंपनियां मनमाने ढंग से शोषण करेंगी। आ जाओ, अब आप एक कोई बड़ी कंपनी देखो, फोन की है या कार की है, उसके रेट देखो कितने। मान लो जैसे आईफोन है, 1.5 लाख का फोन आता है, आता है ना। अब इनको कहेंगे भाई रेट कम करो, तो ये कहेंगे हम तो नहीं करेंगे। अब भारत में मान लो भारत वालों ने इससे मतलब ये विवाद कर दिया कि इसके रेट कम करो, तो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। अब भारत वाले जो लोग हैं फिर वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे। तो थोड़ा बहुत भारत को जो कमाई हो रही थी इनसे, अब वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि आईफोन तो मतलब है कुछ भी नहीं इस फोन में ऐसा। वो लोगों की सोच है भैया, मन तो इसको कोई खास लगेगा नहीं, कोई इसमें जितना ये बेहतर चलते हैं ना अपने फोन। अब ये भी है चाइनीज, ये नहीं कहते, लेकिन 1.5 लाख लगाने की क्या जरूरत है। क्या गुरुजी फोटो, अरे तो कैमरा ले आओ, 1.5 लाख का तो कैमरा आ जाएगा, एक रोब होता है कैमरे का, है या नहीं। बस ये तुम्हारी नजरों में आईफोन का रोब है। मेरी नजर में अगर तुम आईफोन लेके आ जाओ महंगे से महंगा, कान के लगा के दिखाओगे, मैं कौन समझो था ना कि आप लेवल के आदमी हो। ये जो है ना, ये चीज हम पढ़ रहे हैं, ये बनाएगी आपको लेवल का, ना कि आईफोन। जनो खनो ले फिर आईफोन का मतलब ये थोड़ी है कि वो विकसित है या उसका दिमाग बहुत स्तर पे हो गया है, अपने नहीं मानते। ठीक है, अब कहेंगे सर कुछ तो है, कुछ तो ताजमहल में भी है, कुछ तो है या नहीं। अब कुछ तो मोहब्बत में भी है, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल भी नहीं बनवाता। ठीक है, तो बस इनका मनमानी ढंग हो जाएगा कंपनियों का। फिर ये क्योंकि अब ये टैक्स भरती है इतना, ठीक है, यहाँ से मतलब अब कोई कोई महंगी कार खरीदे 22-24 लाख की, थोड़ा और बड़े तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की कारें आती हैं वो खरीदे। तो अगर मान लो वो इनसे ना ढंग से पेश आएंगी, सॉरी ये देश जो है कोई भी, मतलब भारत का उदाहरण ले रहा कोई भी, उनसे ढंग से बात नहीं करेगा तो वो कहेंगे हम आपको भेजते नहीं है ये। तो उनको कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना इनको पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आर्थिक जो इनको मिलेगा, वो उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में दबाव, वैश्वीकरण के कारण देश की सरकारें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में कार्य करेंगी, क्योंकि पता है कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो वो चीज़ है। आर्थिक असंतुलन, वैश्वीकरण से समस्त विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसके कारण गरीब राष्ट्र में गरीब का स्तर एवं अमीर राष्ट्र में अमीर का स्तर बढ़ता जा रहा है। वही बात है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, अमीर जो लोग हैं उसको सारे खुले सोर्स मिलते हैं, साधन मिलते हैं, और जो बेचारा गरीब है वो और गरीब जो है होता जा रहा है। देसी उद्योगों का पतन हो ही गया, जो कुटीर वगैरह छोटे उद्योग थे वो खत्म ही हो गए बेचारे एक तरह से। वैश्वीकरण के कारण कई देशों में स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं। भारत में हाथ से बनाए गए उत्पादों के मुकाबले कई गुना सस्ते हैं। मैंने एक बोला था, अब भारत आ रहा तो बना हुआ बल्लभ 2 बाट आ रहा। अब चाहिए, एक तो पहली बात वैसे ही महंगा है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बल्ब है, ये बल्ब 100 वाट का है। अब सोच के देखो, 100 वाट बिजली खाएगा ये, तो फिर क्यों इसको रखेंगे। तो 7 वाट का साथ में सस्ता है, बिजली भी कम खाएगा, तो इसलिए लोग ज़्यादा वो इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले जो लड़ियाँ वगैरह, अब आप लड़ी देखो कितनी महंगी आती है भारतीय, उसमें तार मोटा होता है, ऐसे करके 500-600 रुपये की अपनी लड़ी आती है। वो सेम लड़ी जो है वो 200 रुपये की मिल जाती है। तो कौन 500 लगाएगा उस सेम के अंदर। इसलिए कहते हैं चाइनीज माल है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। लेकिन भारतीय वो है कि जो माल है वो लंबे टाइम तक जो है चलता है। अब अपने बात करेंगे भूमंडलीकरण की आगे, कि भूमंडलीकरण की प्रमुख नीतियां, या इसे एक बोलते हैं एलपीजी नीति भी कहा जाता है। इसे भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की जो नीतियां, इन्हें एलपीजी नीति भी कहा जाता है।
एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ अपने और थोड़ा बेहतर समझेंगे। उदारीकरण का मतलब होता है कि चीजों को आसान बना देना सामान्य लोगों के लिए भी। जैसे आपको पता हो, जैसे लाइसेंस प्रक्रिया जो है, अब क्या है, पहले उद्योगों को लाइसेंस दिया जाता था, तो कोई सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता था कि मैं भी उद्योग खड़ा कर सकता हूँ क्या, लोन वगैरह लेकर जो भी है। इसीलिए सरकार ने क्या किया 1991-92 के अंदर, जब ये भारत की अंतिम औद्योगिक नीति थी ना 91 में, यहाँ पर इन्होंने उदारीकरण पे अच्छा काम किया, लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्ति कर दिया था। क्या कि अब जैसे एल्कोहल हो गया, दारू वगैरह, तंबाकू वगैरह, सिगरेट हो गई, और जो दवाइयाँ वगैरह बनती है, इनके लिए जो है वो लाइसेंस सही होगा। वरना अब इनके लिए तो लाइसेंस जरूरी भी है, बताऊंगा आगे कैसे। वैश्वीकरण की अगर अपने निजीकरण की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, सरकारी जो कंपनी है वो प्राइवेट की ओर, जो सरकारी काम है वो प्राइवेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो प्राइवेट लोगों को दे देते हैं ठेका कि ले भैया आप कर देना, है या नहीं। वैश्वीकरण की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आगे थोड़ा और बेहतर समझेंगे। तो ये तीन नीतियां हैं भूमंडलीकरण की, और तीनों समझनी है, ठीक है क्या। अरे रेजा को ध्यान में है, चला आगे, ठीक। देखो, अब देखिए आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उदारीकरण की बात करें, उदारीकरण। उदारीकरण की यदि बात करें, उदारीकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया, और ये सन याद रखना, भूल मत जाना, 91-92 के अंदर ये बड़ी चरम सीमा पर था। उदारीकरण का अर्थ है बाजार को मुक्त करना, अथवा उस पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण जो है उसको कम कर देना। कोई लाइसेंस वगैरह है वो फालतू के थोप रखे हैं चीजें, वो हटा देना, ताकि सामान्य लोगों के लिए चीजें आसान हो जाए। अब अमीर लोगों के लिए तो मुश्किल नहीं है, वो तो खरीद लेंगे या जो भी है बनवा लेंगे, लेकिन गरीब लोग जो है वो नहीं बनवा सकते, इसलिए उदारीकरण करना जरूरी है। अर्थव्यवस्था में राज्यों का हस्तक्षेप कम करना है मेन बात। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, जैसे वर्तमान में तंबाकू यानी सिगरेट, अल्कोहल, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, औद्योगिक विस्फोटक, ठीक है, जैसे बम वगैरह हो गए, पटाखे वगैरह हो गए ना, दवाइयाँ, खतरनाक रसायन आदि को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, यानी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बस इन उद्योगों में किसकी आवश्यकता होगी, लाइसेंस की। वैसे परमिट तो लेनी होती है, चाहे आप दूध की डेयरी कर रहे हो तो भी। परमिट तो इसलिए है नगर पालिका से कि मान के चलो कि आप दूध के अंदर जहर मिला के सारे मोहल्ले, क्योंकि मतलब आप मान लो कोई उस मुल्क के दुश्मन हो या उस देश के कोई दुश्मन हो, वहाँ दूध की डेयरी करो और उसमें पूरा जहर घोल कर उस पूरे मोहल्ले को सुला दो। इसलिए वो तो चीज़ चाहिए होती है, पहले आपको वो देखेंगे कि आपके योग्य है नहीं है, लाइसेंस दिया जाए या मतलब परमिट दिया जाए या नहीं दिया जाए आपको, वो बात है। अब सुनो मेरी बात। दवाइयाँ, कई आपने ऐसे वेद देखे होंगे मोहल्ले में अपने, कि वो एक शीशी होती है या एक कोई डब्बी होती है, उससे दवाइयाँ हाथ में निकाल कर ऐसे देते हैं। तो दवाई को पहले वो हाथ में निकाल रहा है, फिर वो कहीं अपने को कागज वगैरह में लपेट के दे रहा है। तो ये आप सही चीज मानते हो क्या? ये मतलब दवाई बीमारियां किससे लगती है, कीटाणु से। अब ये कीटाणु ही है और क्या है। और दवाई तो बहुत ज्यादा जो अपने मतलब इतनी सेंसिटिव है कि कीटाणु बिल्कुल, तभी तो कहते हैं, कई डॉक्टर तो कहते हैं हाथ ही मत लगाओ, सीधा छीनो और ऐसे लो दवाई को। अब सोच के देखो, अच्छा चलो ये, चलो हाथ में रख कर दे दिया, कोई बात नहीं। अब वो तो मारने पे तुले हुए हैं, मान के चलो ये डब्बी में, अपने को क्या पता इसकी डेट एक्सपायर है, अपने को क्या पता इसका लेवल क्या है, और अपने को क्या पता ये किसकी दवाई है। अब मान लो उसका कोई दुश्मन हो, डॉक्टर तुम्हें जहर की दवाई दे दे, कोई ढंग का कलेक्टर, एसडीएम जिस दिन छापा मार देगा ना ऐसी दुकान पे, पूछ लेगा कि हाँ भाई बताओ इसमें लेवल कहाँ है दवाई का, और ये किसकी है, कैसे पता लगेगा। आपको तो पता है, लेकिन आगे जो सामने ले रहा है वो भी, उसको भी अधिकार है, राइट्स है उसका कि वो पढ़ के ले कोई चीज। अब मेडिकल पे जाते हो, आप देखते नहीं हो कि उसकी एक्सपायर डेट, एक्सपायर ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके, मौत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तब, लेकिन नहीं, इनका काम चल रहा है, तो इसलिए इनको लाइसेंस जो है वो आवश्यक है, ताकि ये ऐसा गलत काम ना कर दे। अब बात करें, तीसरा शब्द हमारे सामने आया, निजीकरण। क्या है निजीकरण? इसका तात्पर्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व या मैनेजमेंट में निजी क्षेत्र को भागीदार, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, बनाना। यानी सरकारी को क्षेत्र है, तो वो जो है निजी क्षेत्र के अंडर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, निजी क्षेत्र में। ठीक है, आगे देखो। निजीकरण को
निजीकरण को ब्रिटेन में हुई विराष्ट्रीकरण तथा ऑस्ट्रेलिया में प्राथमिकताकरण कहा जाता है। निजीकरण को ब्रिटेन में कहते हैं विराष्ट्रीकरण, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, प्राथमिकताकरण। क्या बोलते हैं, प्राथमिकताकरण। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाला एग्जाम देंगे साथी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा करंट पे फोकस कर लेना, इस पे फोकस कर लेना, करंट अफेयर पर। बाद में ऐसे ना हो कि आपको एग्जाम में जाओ और पछतावा हो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ भाई लोगों, बहन लोगों, जो भी मुझे सुन रहा है, करंट पे अच्छी पकड़ कर लेना, करंट पे अच्छे से फोकस कर लेना। करंट के प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए, करंट के अच्छे प्रश्न आएंगे और लेवल के आएंगे, ये और बता देता हूँ, ठीक है। और या तो आप यूं कर लो, मैं एक बात, अच्छा, और मैं एक वो यूट्यूब पर एक सीरीज और चला रखी है, आपको ये और बता देता हूँ सेकंड ग्रेड वालों के लिए, कि जिसमें मैं आपको राजस्थान, भारत और विश्व के भूगोल के एमसीक्यू करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप जो है वो देख लेना, ठीक है। चलो अब अपने बात करते हैं वास्तविक निजीकरण। वास्तविक, ये जो क्लास अभी जो है वो ये ऐप की है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, चलो ये ऑनलाइन यूट्यूब वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये टॉपिक जो है थोड़ा मिलता नहीं है यूट्यूब पर, कोई करवाते नहीं है इसको, ठीक है। और कोचिंग में जहाँ पढ़ रहे होते हैं तो वो ये नोट्स दे देते हैं कि लो भाई इसको पढ़ लेना, या वो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा, गुरुजी से पूछूंगा कि यूट्यूब पे डाल दें इसको, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। वास्तविक अच्छा, इस अब इस निजीकरण की बात करें, तीन प्रकार से देखने को मिलते हैं, वास्तविक निजीकरण, हरित निजीकरण और शीत निजीकरण। वास्तविक निजीकरण की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना, सरकारी काम को किस हाथों में सौंपना, निजी। हरित निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रम हेतु रिजर्व क्षेत्र को खोजना। तीसरा है शीत निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कुशल प्रबंध यानी अच्छे मैनेजमेंट हेतु समझौता करना, ठीक है। इतना ज़्यादा सीरियस मत हो इन बातों को लेकर, चलो आगे, बस मोटी मोटी समझ में आ जाए। अब है मेन कहानी यहाँ, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की आगे बात, अब मतलब ये ढंग से अपने पढ़ेंगे इसको, तो सर पहले आगे ढंगों को नहीं पढ़ा, पहले भी बढ़िया पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसकी जैसे वो तीनों योजनाएं थी ना, तीनों नीतियां थी, उनको लेकर उस आधार पर भी इसको पढ़ना जरूरी है। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में देखना ही ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है। यह केवल एक आर्थिक घटना नहीं है, ये प्रश्न बनते हैं कथन वालों में से, याद रखना, ये केवल आर्थिक घटना नहीं है, इसमें व्यक्ति, वस्तु, मुद्रा, तकनीक, संस्कृति का भी प्रभाव होता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति भी प्रवाह करेगा, वस्तुएं भी करेंगी, मुद्रा भी करेगी, तकनीकी भी करेगी और संस्कृति भी करेगी। प्रौद्योगिकी वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण प्रक्रिया को संभव बनाया है। वो कौन सा मुख्य कारण है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं तो सारा काम दिखाया है हमें, है या नहीं। चलो अब ये वैसे देखा जाए तो अच्छा भी है, जैसे आप देखो पहले ये पढ़ने मुश्किल होते थे, ये टॉपिक ही नहीं मिलते थे, किताबों में समझ नहीं आते थे, तो ये बेचारा कोचिंग जाने के मतलब, जो कोचिंग जाके नहीं पढ़ सकता, आज उनको फ्री कंटेंट आप पूरी, मैं आपको बताऊंगा रियल, आप अगर एक भर्ती की तैयारी देख लो ना, जिससे अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी करो या आप आरएएस की तैयारी भी करो, पूरी निःशुल्क तैयारी कर सकते हो यूट्यूब पे आप, पूरे क्रम से सब्जेक्ट लोगों ने करवाए हुए हैं। अब वो बात अलग है आपको समझ आए ना आए मतलब किसी का, लेकिन अगर थोड़ा ये हुनर है, आपका बेस क्लियर है, पूरी तैयारी निःशुल्क हो सकती है आपकी। तो लेकिन थोड़े से आप अमीर बन गए हो आजकल, ज़्यादा ही ये सोचते हो कि एक जगह ही सारी चीज़ मिल जाए, कौन देखता फिरेगा यूट्यूब पर। 500-600 रुपये का कोर्स होता है ऑनलाइन, अच्छी से अच्छी कोचिंग वालों का, और बढ़िया से बढ़िया टीचर मिल जाएंगे भाई 500-600 वाले कोर्स में, ठीक है। 500-600 रुपये का होता है उसमें, सर एक बात ये 500-600 ही लगे हैं, कोई बात नहीं, वो तो पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन ये है कि कोर्स तो सेपरेट तरीके से मिल जाता है, बस वो करके थोड़ा लोग ऑनलाइन की ओर अग्रसर हो गए। बाकी यूट्यूब पे भी तैयारी निःशुल्क कर सकते हो, तो लेवल होना चाहिए अपना। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन व्यापार सीमा शुल्क महासंधि की उत्तराधिकारी संस्था है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, मोरक्को में एक सम्मेलन होता है मार्के समझौता, इस मार्के समझौता के तहत रटो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है WTO की। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसका प्राचीन नाम था गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेफिस टर्फी
ट्रिप्स एंड ट्रेड 1947 में बना था। ये कब बना था? 1947 में। जबकि लागू होता है 1 जनवरी 1948 में। ये लागू कब होता है भाई? 1 जनवरी 1948 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा या जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? देखो, अगर आपसे पूछे WTO का, अगर आपसे पूछे WHO का मुख्यालय कहाँ है, दोनों का कहाँ है? जिनेवा के अंदर। वर्तमान में इसके अंदर 164 सदस्य हैं और 164वां जो है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ये रेट लेना। और मैं कह रहा हूँ थोड़ा करंट भी पढ़ोगे तो ये चीजें आएंगी ना करंट में, WHO के बारे में क्या कुछ आया है, विश्व खुशहाली सूचकांक वगैरह, वो थोड़ा पढ़ जाना। ठीक है, करंट के अब पता नहीं आप ये क्लास कब देखोगे, तो मुझे क्या पता, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वो करंट वाला, मैं ये टॉपिक समझा देता हूँ, इसकी बेहतर बेहतर समझ जो है वो बता देता हूँ आपको। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये एक महिला है जिसका नाम है नगोजी अंकोंजो इवेला। इवेला याद कर लेना। क्या याद करना है अपने को? तो इवेला। इवेला कहाँ की है? नाइजीरिया, अफ्रीका में। पहली महिला महानिदेशक है। अब देखो, हमने जो विश्व भूगोल में महाद्वीप पढ़े थे, महासागर पढ़े थे, अभी तो ये साथी सुन रहे हैं ऑनलाइन ऐप वाले, उनको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, हमने सारे 200 देश लगभग, मतलब पूरे दुनिया के अंदर है, और उसमें से हमने लगभग याद किए थे ऐसे टिप्स पे, किए थे नहीं किए थे। अब उनका फायदा हो रहा नहीं हो रहा। नाइजीरिया कहाँ पड़ा था? याद आ रहा है नहीं आ रहा? नाइजीर नदी कहाँ पड़ी थी? याद आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो चीज़ है भाई, बहुत फायदा होता है इन चीज़ों का, बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, अब ये है यूएनओ। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। बताओ, समझ में आया बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत? दिक्कत होगी को नहीं? आप कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना, दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे, बढ़िया तरीके से करवा देंगे। ठीक है, कोई इसका सर लिखा कैसे? ये ऐसे नहीं है कि सारा सब्जेक्ट मैं आपको ऐसे लिख के करवाता हूँ PPT, नहीं। इसमें थोड़ा लिखने वाला, समझने वाला मैटर था, लिखने वाला ज़्यादा। अगर मैं हाथ से लिखता ना, तो ये क्लास से मान के चलो कि कम से कम 8-9 क्लासें उठाती। अब 2 क्लासों में टॉपिक पूरा हो जाएगा, और इतने ज़्यादा प्रश्न बनते भी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बस समझ के ऊपर विकसित करते। ठीक है, थोड़ा देख लेना। ओके, आज के लिए, अभी के लिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास देखने के लिए। खुश रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो बस। ओके।